हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। उस सीरम के घर से वापस आकर वो सब फिर से अपने कामों में लग गए थे। आज का दिन भी ऐसा ही मसरूफियत भरा गुजरना था क्योंकि आज नूर और उस सीरम का वलीमा था। शाह देखें, मैंने आपके कपड़े और बाकी सारा सामान निकाल कर रख दिया है, तो मुझे अब आवाज़ मत दीजिएगा। मैं आयरा आपी के पास जा रही हूँ। उसका सारा सामान तरतीब से टेबल सोफे पर सजाकर वो जाने लगी जब उस सीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही हो? जब से नूर की शादी शुरू हुई है तुम तो मुझे भूल ही गई हो। ऐसी बात नहीं है, वो शादी वाला घर है ना, तो कितने काम होते हैं। अपनी तरफ से उसने एक जवाब पेश किया। हाँ, सारा काम तुम्हारे इन कांधों पर तो डाला हुआ है। आज तुम्हारी कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। अभी तो छोड़े ना, मुझे जाना है। जाकर क्या करोगी? प्लीज शाह छोड़ें। रात को जो बोलेंगे वो करूंगी, पर अभी छोड़ें। पक्का? रात को मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी? हाँ। गहरा सांस लेकर उसने उस सीम का हाथ छोड़ा। उसे छोड़ते ही वो बाहर भागे। कमरे में दाखिल होती उसकी पहली नजर हुरैप पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ी अपना हर तरफ से जायजा ले रही थी। हुरैप, क्या कर रही हो? जरियाम, मैं मोटी हो रही हूँ ना? उसकी बात सुनकर जरियाम को हंसी आई। उसे अपना आप अभी से मोटा भी लगना शुरू हो गया था। नहीं मेरी जान, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो रही हो। उसने पीछे से हुरैप को अपने हंसा में लिया। लेकिन हो तो जाऊंगी ना? तो क्या हुआ, मुझे तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो। उसकी बात सुनकर हुरैप ने अपना मुंह मोड़ा, अपना सर उसके सीने पर आ दिया। सच कह रही हो? बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताओ। कहो। जब हमारी औलाद हो जाएगी तो मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, बल्कि वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसने हुरैप की सफेद बेदाग पेशानी पर अपने लब रखे। खाना खाया तुमने? हाँ खा लिया। कुछ और खाना है? हाँ, चाट खानी है, खिला दोगे? उसने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, जो भी खाना हो मुझे बताया करो। अभी मैं तुम्हारी चाट का बंदोबस्त कर कर आता हूँ। जराम के जाने के बाद उसने दोबारा अपने आप को आईने में देखा और फिर से खुद का जायजा लेने में मसरूफ हो गए। मेहमानों से सलाम दुआ करते दादा जान की नजर बाबर एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। इंतजार था कि वह खातून जो उन्हें पहले मिली थी वो दोबारा मिल जाती। किसका इंतजार कर रहे हैं दादा जान? उस सिरम के पापा दादा जान ने मुड़कर अपने खूबरू पोते को देखा, जो उस वक्त राय ब्लू कलर के 3 पीस सूट में खड़ा अपनी नीली आंखों से उन्हें देख रहा था। खास मेहमान है। कौन सा मेहमान? तुम नहीं जानते? आपने खुद इनवाइट किया था। क्योंकि मैंने किया होता तो मुझे बता होता। नहीं, मैंने नहीं किया था। जब इनवाइट नहीं किया तो फिर वो कैसे आएंगे दादा जान? मुतसिम ने कहा था। और अब तुम उस सीरम अपनी दुल्हन के पास जाओ। मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आ रहा है। दादा जान कहने पर उसी ने अपने कांधों चक्कर वहां से चला गया था, जबकि सामने से आती हस्ती को देखकर दादा जान को अपना गुस्सा जाग की तरह बैठता हुआ महसूस हुआ। उन्हें हाथ के इशारे से बेटे को अपने पास बुलाया। जी सर। सामने उन लोगों को देख रहे हो? उन्होंने सामने खड़ी फैमिली की तरफ इशारा किया, जिसमें आरफ, आमना, दादी जान, निशाद और इकरार थे। जी सर। उनका खास ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन जाकर देना। उनके कहने पर वेटर अपना सर हिलाता वहां चला गया था, जबकि दादा जान भी अपनी दिलनशीन को देखकर इत्मीनान महसूस करते वहां से चले गए। कैसा है मेरा बच्चा? उसके चेहरे को छूकर मुतसिम ने उसे अपने साथ लगा लिया। कैसी लग रही हूँ बाबा साईं? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। और मैं ऐसी ही हूँ, आप मेरे लिए फिक्र मत करें। तुम्हारे लिए तो मेरी ये फिक्र ताहयात रहेगी। क्यों रहेगी? हम हैं ना, फिक्र करो। फिक्र मत करो मुतसिम, अब तो ये हमारी बेटी है। दादा जान की आवाज़ पर मुतसिम के साथ साथ नूर ने भी उनकी तरफ देखा। जी मैं जानता हूँ। अच्छा जरा मेरे साथ आओ। दादा जान ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया, जो बगैर कुछ पूछे हुए आंख उनके साथ चल दिया। वहां कॉर्नर पर जो फैमिली बैठी है ना, तुम उन्हें जानती हो? उनकी बात सुनकर मुतसिम ने हैरान होते हुए अपना सर हिलाया। जी, आरफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। अच्छा अच्छा, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, बस वो बहुत अच्छे लोग लग रहे थे ना, तो मैंने इसलिए तुमसे पूछ लिया। कभी देखा नहीं है ना उन्हें? जाओ बेटा, जाकर मेहमानों से मिलो। उनके कहने पर वो फकत अपना सर हिलाकर वहां से चला गया। उसने ऐसा दरवाजा खोलकर कदम कमरे में रखा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और उसे यही लगा कि उस सीरम भी सो चुका होगा, क्योंकि मुसरूफे की वजह से कमरे में देर से आई थी। लेकिन 2 कदम जब वो मस्जिद चली तो किसी ने अंधेरे में कमरे में उजाला बिखेर दिया। शाह, आप जाग रहे थे? कैसे नहीं जाता, आहर हमारी बात तय हुई थी। लेकिन मुझे अब नींद आ रही है। तुम अपनी बात से मुकर रही हो कस्बा शाह। मुकर नहीं रही हूँ, किसी और दिन पर डाल रही हूँ। मजे से कहती वो चेंज करने के लिए जाने लगी जब उसीम ने उसके कमरे के गिर्द बाजू हाल करके उसे अपनी तरफ खींचा। आज मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मिसिस उसीम शाह। शाह प्लीज देखें मेरी आंखें, उनमें कितनी नींद बड़ी हुई है। अपनी आंखें पूरी खोलकर वो उसीम को अपनी नींद दिखाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसे मामले में कुछ खुशकिस्मत दिनों के अलावा
कसवा के कभी ना चली थी और आज भी नहीं चलने वाली थी। उसे बेड पर गिरा कर उसीम उसके ऊपर झुका, उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया। बेड पर अपनी मैक्सी फैलाए वो कल की तरह उस इरम का इंतजार कर थी, लेकिन आंखों में उतरती नींद उसे सोने पर मजबूर कर थी। उसने अपना सर बेड क्रोन से लगाया और कल की तरह फिर से नींद की वादियों में चली गई। कमरे में दाखिल होकर उसकी पहली नजर सोई हुई नूर पर पड़ी। अपनी घड़ी और कोट उतार कर उसने बटन खोलकर स्लीव्स को कोने तक चढ़ाई और बेड पर बैठकर उसे गौर से उसको देखने लगा। लाइट ब्लू कलर की मैक्सी पहनने वो कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर ये कहा जाए कि उस इरम को तो वो हर पल ही खूबसूरत लग रही थी तो वो गलत नहीं होगा। आदत तो मैं नहीं छोड़ सकता नूर। उसके गाल को सहलाते हुए उसने हल्की सी सरगोशी की, उसके लबों पर झुक गया। दूसरी तरफ नूर को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। किसी की मौजूदगी अपने ऊपर भारी वजन और फिर रुकती हुई सांसें उसकी नींद खराब कर चुके थे। उसने आंखें खोलकर अपने ऊपर झुके उस सीरम को देखा और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। उसके लबों को आजाद करके उस सीरम गौर से उसका लाल गुलाबी चेहरा देखने लगा। आप कब आए? अपनी घबराहट पर काबू पाकर से सवाल पूछा। थोड़ी देर पहले। अपनी जगह से उठकर वो अपनी वार्डरोब की जानब बढ़ा और वहां से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर वापस उसके पास आकर बैठ गया। ये तुम्हारा गिफ्ट, कल दे नहीं सका और देर से देने के लिए माजरत चाहता हूँ। नूर ने उसके हाथ में पकड़े हुए इस ब्लैक बॉक्स को देखा, अपने हाथों में उसे लेकर बॉक्स को खोला और गिफ्ट देकर हैरत से उस सीरम को देखने लगी। इस बॉक्स में एक चाबी थी, गाड़ी की चाबी। ये मेरी है उस सीरम? उसने बेचैनी से उस सीरम की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। खुशी से चहकते हुए उस सीरम के गले लगी। आपको पता है मुझे गाड़ी चलाने का कितना शौक था? हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो। बाबा साईं और लाला ने मुझे कभी चलाने नहीं दी। क्यों? उन्हें लगता था मैं खुद को कोई चोट पहुंचा लूंगी। है ये डर तो मुझे भी है, लेकिन मैं इस डर के पीछे तुम्हारी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ देता। उसे नरमी से कमर से लाते हुए कहा। उसके हाथ से बॉक्स लेकर साइड टेबल पर रखा। तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया, अब मैं अपना गिफ्ट ले लूं। उसे बेड पर लटका कर उस सीरम के ऊपर झुक गया। उस सीरम, मैं गाड़ी देख लूं? उसने अपने इतने करीब देखकर उसने बहलाते हुए कहा। तुम्हारी ही है मेरी जान, बाद में देख लेना, अभी सिर्फ अपने शोर पर ध्यान दो। बह के लहजे में कहते उसके गर्दन पर झुक गया। तुम मेरे लिए बहुत खास हो नूर, तुम्हारा शुक्रिया मेरी महरम बनने के लिए, मेरी रूह का महरम बनने के लिए। उसके सरगोशीनुमा आवाज सुनकर नूर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसके दोनों हाथों को अपनी कैप में लेकर उसने उसकी लजती पलकों पर अपने लब रखे, उसके लबों पर झुका, उसे हर तरह से अपना बनाता चला गया। हेलो सना, कैसी हो? सना के काल उठाते उसने खुशी से कहा। जरियाम के कहने पर उसने कोशिश की थी शारदा से जाकर मिले, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी वो उसे लातदात कॉल काट चुका था, लेकिन उसका नंबर हर बार ही बन जाता, इसलिए आज उसने सना को कॉल मिलाई। वैसे वो शारदा के घर भी जा सकता था, लेकिन आहान के मुताबिक वो गुस्से में हो गई। उसे सामने देखकर पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करती, या फिर शायद घर में दाखिल भी ना होने देती। तो बेहतर था पहले फोन पर बात करके उसे मना लिया जाए। तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? उसकी बात सुनकर आहान अपना सर खुजाने लगा। कैसी हो? काम की बात करो आहान, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें बिना काम के कॉल ही नहीं करता हूँ। नहीं करते हो ना? अच्छा, वो शानजे का नंबर बंद जा रहा है, तो यूं कहो ना शानजे के लिए कॉल किया। उसके बाद आहान ने हवा में उड़ाई। दोस्त की हेल्प नहीं करोगी? उसने अपना नंबर चेंज कर लिया। अच्छा, तो मुझे उसका नया नंबर सेंड कर दो। कर रही हूँ, आप फोन रखो, मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? शानजे का नंबर दे रही हूँ, उसे पूछ लेना, वो ज्यादा अच्छे से बता देगी। उसने कॉल काट दी और अहान को शानजे का नया नंबर सेंड कर दिया। पता था जब तक वो ये काम नहीं करेगी तब तक वो कॉल और मैसेजेस करके उसका दिमाग खाता रहेगा। तुमने नंबर चेंज कर लिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तुमसे बात नहीं हो रही थी, मैं इतना बेचैन था, तुम भला कैसे इतनी बेआराम से रह सकती हो? उसके कॉल उठाती आहान बिना उसकी बात सुनने अपनी कहना शुरू हो गया। आहान ब्रेक लो फिर बोलो। सॉरी यार, मैंने तुम्हें डांटा था। आहान वो अब पुरानी बात हो चुकी है, मैं भूल गई, तुम भी भूल जाओ। यानी तुम उससे नाराज नहीं हो? शानजे उससे नाराज नहीं थी और ये बात सुनते उसे सुकून मिला। नहीं तो फिर मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया? तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? उसकी बात सुनकर आहान ने हैरत से पूछा। हाँ अभी, और सुनो अच्छे से तैयार होकर आना। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। शानजे से मुलाकात के तसव्वुर नहीं उसके लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। इस वक्त सब लोग वसी के घर पर रुके हुए थे, सिवाय माहिर के। नूर की शादी के अगले रोज ही वो यूनिट ट्रिप पर जा चुका था। कपड़े बदलकर उसने अपने बिखरे बालों को ठीक से बनाया और गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गया। रास्ते में उसने शांति के लिए फूलों का छोटा सा गुलदस्ता खरीद लिया था। रास्ता उसे पता था, खुद वो पहले भी उसके घर एक बार जा चुका था, लेकिन आज उसके घर वालों से नहीं मिला था और ना ही शांति उसके घर वालों से मिले थे। उसके घर के बाहर गाड़ी रोकते वो हैरत से तरफ देखने लगा। रात के 8 बज रहे थे और
ऐसे में शानजे का लाइटों से सजा घरों में सब घरों में से अलग ही दिख रहा था। फूलों का गुलदस्ता घर से निकाल कर अंदर चला गया, जहां अंदर जाते ही इस मंजर को देखकर उसका वजूद साकत हो गया। गुलदस्ता उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। सामने इस खूबसूरत से स्टेज पर दुल्हन बनी शान से ब्लैक पैंट कोट पे मलबूस उस शख्स के साथ बैठी हंस रहे थे और आहान को अपना दिल टुकड़ों में बढ़ता हुआ महसूस होता। जिन मोहब्बत बड़े जिस्मों को उसने सही वक्त के इंतजार में आज तक छुपा रखा था, वो जैसे अंदर ही अंदर मार रहे थे। इधर उधर नजर दुराती शांति की नजर उस पर पड़ी। उसने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया था, लेकिन वो उल्टे कदमों वापस बाहर चला गया। आहान। अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते आहान के हाथ उसकी आवाज सुनकर रुके। उसने मुड़कर बिगी नजर से उसको देखा। इस वक्त बेबी पिंक कलर की मैक्सी पहने हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन आहान को उसकी ये खूबसूरत नजर नहीं आ रही थी, या शायद वो इस वक्त देखना नहीं चाहता था। तुम कहाँ जा रही हो? ये सब क्या है? यही तो तुम्हें उस दिन बताना चाह रही थी कि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, और आज भी इसलिए तुम्हें बुलाया था ताकि तुम्हें यह सरप्राइज दे सकूं। चलो आओ, तुम्हें दास से मिलवाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर वो उसे अंदर लेकर जाने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो शांजे? सच सच बताओ, क्या आज तक तुम्हें मेरी नजर में अपने लिए कोई जज्बात नहीं दिखे? तुम्हें आज तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? उसकी बात सुनकर शारदे हैरत से उसको देखने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे बताओ, जवाब दो मेरी बात का। उसका हाथ पकड़कर आहान ने अपने करीब खींचा। आहान, तुम पागल हो? ये क्या कह रहे थे? सच कह रहा हूँ शान से, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये फालतू रिश्ता यहीं तोड़ दो। आहान ने अपने हाथ में पकड़े उसके हाथ पर अपने लब रखने चाहे, लेकिन उसकी इस हरकत पर वह फौरन उसे दूर हटी और तेज तेज कदम उठाती वापस अंदर चले गई। उसने पीछे से आहान की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकारा था, लेकिन उसकी पुकार नहीं सुन रही थी। वह इस वक्त सुनना नहीं चाहते थे। घर में दाखिल होते ही वो दोनों सीधा डाइनिंग रूम की तरफ चले गए, क्योंकि ये डिनर टाइम था। सबने इस वक्त वहीं पर होना था। आहान कहाँ है? आहान की गैर मौजूदगी को देखकर आयरा ने पूछा। वो आलम के साथ बाहर गई हुई थी और उनकी वापसी अब 1 घंटा बाद हो रही थी। अपने कमरे में है, खाने का पूछा था, इनकार कर दिया। उसने कहा है उसे भूख नहीं है। ऐना के कहने पर उसके चेहरे पर परेशानी के तासर आता है। आहान ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ा था जहाँ सब घर वाले एक साथ बैठे हों, चाहे उसे भूख हो या नहीं। लेकिन डिनर टेबल पर वो सबसे पहले मौजूद होता था, क्योंकि इस वक्त पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती थी। मैं गया था उसे देखने, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसने कहा उसका सर में दर्द है। जिलाम के कहने पर वो सीधा आहान के कमरे की तरफ गई। आलम भी उसके पीछे था। आहान, दरवाजा खोलो। उसे हल्के से उसका दरवाजा खटखटाकर खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। मुझे भूख नहीं अम्मा साईं। आहान की बात सुनकर आलम ने अपने बारी हाथ से दस्तक दी। आहान, दरवाजा खोलो। चंद लम्हे खामोशी की नजर हुए और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिस पर आयरा शुक्र बड़ा सांस लेकर अंदर डाली, जहाँ इन दोनों को आहान की पूछ दिखाई दी। आलम ने आगे बढ़कर उसका रूह अपने जन्म किया। उसका ऐसा करते ही किसी बच्चे की तरह उसके गले लगकर रोने लगा। वो अपने बाप से डरता था, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा उसी से करता था। आहान, क्या हुआ है मेरा बेटा? उसकी कमर थपथपाते हुए आलम ने नरमी से कहा, जिस पर वो पीछे हटकर जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगा। आहान, बताओ क्या हुआ है? आयरा ने आगे बढ़कर पूछा। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। तो इसलिए रो रही हो? बाबा साईं, उसकी मंगनी हो गया। मंगनी हुई है, नकाह नहीं। कौन है वो लड़की? ये सवाल आयरा की तरफ से आया। वो मेरी दोस्त है शान से, आज उसकी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हुई है, नकाह नहीं। यहाँ लोगों के नकाह टूट जाते हैं। हमारे बेटे ने तो सिर्फ मंगनी शुदा लड़की पसंद किया। आलम के कहने पर आयरा ने घूरकर उसको देखा। आलम, आप किसी के मंगनी तोड़ना चाह रहे हैं? अपने बेटे के लिए मैं कोशिश तो करूंगा आयरा। उसने नरमी से उसके भीगे गाल साफ किए। नूर को हमेशा जितना लाडू में पाला था, इतना ही घर में सबसे ज्यादा छोटा होने के बाद आहान को भी पाला था। इसलिए आलम के अलावा कोई भी उस पर सहती नहीं काटा था। हमारा खाना कमरे में भिजवा दो। उसने आहान को अपने सीने से लगाया। उसके कहने पर आयरा ने एक नजर अपने बेटे पर डाली और अपना सर हिलाकर वहां से चली गई। अपने दुखते सर पर हाथ रखकर उसने आंखें खोली। धुंधलाहट आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी और वह हैरत से छत को देखने लगा। वो यहाँ क्या कर रहा था? इस वक्त वस्ती के घर में बने अपने कमरे में लेटा हुआ था। तमाम जैसे सुन पड़ रहा था। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गायब दिमागी से दर से खुलते हुए अपने कमरे के दरवाजे को देखा, जहाँ पर उसीम समेत घर के बाकी अफराद भी मौजूद थे। उसने गुस्से से असीम को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा। उसीम ने उसका गिरबान खींच कर उसे उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। वो हैरत व बेयकीनी से अपनी जगह खड़ा रह गया। उसीम, क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जवान औलाद पर हाथ उठा रही हो? मुतसिम ने उसे पीछे किया, जो शायद उस पर दूसरा थप्पड़ मारने का इरादा रहता था। हाँ, उठा रहा हूँ। जब औलाद यह रखने करना शुरू कर दे तो माँ बाप जवान औलाद पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते। बाबा साईं, पहले उसकी बात तो सुन ले। साहिल ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, जब उसीम ने हाथ उठाकर उसको खामोश कराया।
क्या बात सुनो उसकी, जब कुछ सुनने के लिए रह गया है। एक लड़की की इज्जत खराब कर दी है उसने और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी बात सुनो। इससे इजाफा माहिर तो जैसे सख्ते की कैफियत में जा चुका था, उसने तो कभी किसी लड़की पर गलत निगाह भी न डालती। तो भला बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? बाबा साईं, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। हिकलाते हुए उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा था। अपनी बकवास बंद करो, जाकर बुलाओ उसकी माँ को। क्या कहती है वो? मेरा माहिर बहुत शरीफ है। दिखा दी उसके माहिर ने सारी शराफत। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है आप क्या कह रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने बहुत कुछ किया माहिर, तुमने मेरा मान तोड़ा है। उसके लहजे में अफसोस था, दुख था। पहली बार माहिर ने अपने लिए उसके लहजे में अफसोस देखा था, दुख देखा था, और जैसे अंदर तक कुछ टूट सा गया था। गुस्से से असीम उसके कमरे से बाहर निकल गया। मुतसिम और आलम उसके पीछे चले गए। इस वक्त इतने गुस्से में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। साहिर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। उनके जाते ही उसने बीके लहजे में साहिर की तरफ देखा। कोई करे या ना करे, साहिर तो उसकी बापा यकीन करेगा। गलत तो हुआ है माहिर, लेकिन यह गलत किसने किया ये पता लगाना पड़ेगा। बाबा साईं ने कहा है मैंने किसी लड़की की इज्जत खराब की? उसने डरते दिल के साथ पूछा। सोचा नहीं था जिंदगी में कभी ये अल्फाज वो खुद अपने लिए कहेगा। वो लड़की कौन है साहिर? इज़ा असद। साहिर के कहने पर उसका जैसे सांस तक रुक चुका था। आपने मुझे कॉल क्यों की है? कॉल अटेंड करते उसने रखाई से कहा। बड़े बाबा ने बताया इज़ा तुम्हारे घर पर है। उसने अपने खुश लबों पर जुबान फेरी। हाँ है, क्योंकि उसके वादन अब नहीं रहे। अकेला उसे वहीं तो नहीं छोड़ सकते थे ना उसकी इकलौती पप्पू उसे अपने घर पर रखने को तैयार है। उनका कहना है कि इज़ा जैसी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती हैं जो ये सब करती फिरे। उन्हें सारा इल्जाम इस बेचारे पर डाल दिया, लेकिन कोई जाकर उन्हें बताए मेरी दोस्त मासूम है, असल कसूरवार आप है। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस वक्त माहिर की जान ले ले। मिशाल, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी इज्जत से बात करा दो। क्यों, अब कोई कसर रह गई है? मिशाल, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तुम खुद मुझे जानती हो, लड़कियां मुझे अपनी जान मुतवज्जा करने की कितनी कोशिश करती हैं, लेकिन मैं उनसे हमेशा फासला बनाकर रखता था। पहले मैं भी आपको शरीफ समझती थी, लेकिन आप में कितनी शराफत है माहिर सर, ये आप दिखा चुके हैं। अच्छा, तो मेरी इज्जत से बात कराओ, पर मुझे ये बता दो कि उस दिन क्या हुआ था। उसके कहने पर मिशाल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। यह बात सिर्फ ईजा जानती है। जब मैं कमरे गई तो मुझे ईजा और आप उसे अपने अल्फाज अदा करने मुश्किल आ गए थे। वो अपने टीचर से ये बात कैसे इतनी आराम से कह देती है? प्लीज मिशाल, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन करो। क्या तुम ईजा से पूछा कि क्या हुआ था? नहीं? तो फिर प्लीज उससे पूछो और फोन बंद मत करना। मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कहती है। गहरा सांस लेकर उसने मोबाइल अपनी शर्ट की जेब में डाला और इज़ा के कमरे में चली गई। वो जब से यहाँ आई थी बिल्कुल खामोश थी, ना उसने कोई बात की थी, ना किसी ने उससे ये बात इस बारे में पूछा। कमरे का दरवाजा खोलकर बंद दाखिल हुई, जहाँ वो इसी पोजीशन में बैठी हुई थी जिसमें अमीशान ने उसे आखिरी बार देखा था। इज़ा, उसे नरमी से इज़ा के बालों में हाथ फेरा, उसके बराबर बैठ गई, लेकिन दूसरा वजूद इसी तरह बैठी रही। इज़ा, हमने इस बारे में कोई बात नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, बताओ उस दिन क्या हुआ था? मिशा के कहने पर उसका सख्ता टूटा, आंसू जिन पर मुश्किल से बांधा हुआ था वो मंजर याद करते फिर से तेजी से बहने लगा। उसे ज़ारों की तरह रोते हुए देखकर मिशा को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसे इस तरह की बात पूछनी नहीं चाहिए थी। उसने काल काट कर इज़ा को अपने गले लगाया, उसे चुप कराने लगे। बेबसी से उसने अपने मोबाइल को देखा। इज़ा के रोने की आवाज़ तो वो खुद भी बआसानी सुन पा रहा था, लेकिन वो हैरान था। आहर ऐसा क्या हुआ था जिसका इल्जाम भी उसी पा रहा था और उसे कुछ पता भी नहीं था। सर दर्द था जो बढ़ता जा रहा था। उसने अपने दुखते सर को हिलाया। इस रात क्या हुआ था ये इज़ा के अलावा कोई नहीं जानता था और वो बताने की हालत में नहीं थी। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था? उसे बेगुनाही साबित करनी थी। उसे इज़ा से मिलना था ताकि जान सके कि बात है क्या। पर वो उससे मिलने पर राजी कैसी होती, ये बात सोचते ही ज़हन के सुलझते हुए धागे फिर उलझने लगे। उसने आयशा के कमरे का दरवाजा खोला और नजर जाए नवाब पर बैठी कस्बा पापा गए जो दुआ मांग रही थी। बिना कुछ सोचे माही ने जाकर अपना साथ उसकी गोद में डाल दिया। अपने चेहरे पर हाथ फेंका। कस्बा ने उसकी तरफ देखा, उसके बालों में हाथ फेरने लगी। अम्मा साईं, मैंने कुछ नहीं किया है, सब मुझ पर इल्जाम न गा रहे हैं, यहाँ तक कि बाबा साईं भी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आप जानती है ना आपका माहिर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। उसने उम्मीद बड़ी नजर से कस्बा की तरफ देखा, जैसे उम्मीद हो कि उसका यकीन जरूर करेगी। माहिर, मेरी जान, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, जो सब कह रहे हैं ना वही हकीकत है। कस्बा के कहने पर माहिर ने अपना सर उसकी गोद से उठाया और सारी उम्मीद जैसे टूट गई। वो अपनी जगह से उठा। माहिर, कस्बा ने नम आंखों से उसे पुकारा, लेकिन वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके कमरे से जा चुका था। आज इस वाक़े को गुजरे हुए एक हफ्ता हो चुका था। इस एक हफ्ते में कुछ भी नहीं बदला था, सब वैसा ही था। हर तरफ उदासी बढ़ी हुई थी। किसने
सोचा था कि कभी शाह हवेली वाले पर ऐसा वक्त भी आएगा। जरियान के साथ बाकी सबको हवेली भिजवा दिया गया था। यहाँ वसी के घर पर आयरा, प्रीशा और कस्बा के अलावा वो तीनों थे, जबकि नूर को इस सारे मामले से बेखबर ही रखा गया था। वो नहीं चाहते थे कि उसकी नई शादीशुदा जिंदगी में कोई मसला पैदा हो। मुतसिम अपनी सोचों को झटका, उसने अपने पास बैठे मुतसिम को पुकारा। हाँ, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। किस लड़की से? इज़ा असद, वो आरफ के घर पर है ना? तो आरफ उससे बात करो, मुझे उससे मिलना है। उसी मेरा नहीं है यार वो तुम्हें इज़ा से मिलने की इजाज़त देगा। इज़ा तो अभी तक नॉर्मल भी नहीं हो पा रही, मेरा बेटा भी नहीं हुआ है। उसका लहजा तेज हुआ। देख रही हो ना तुम उसे किस तरह से उसने होतो कमरे में बंद कर रखा है। कस्बा खाना खिला देती है तो खा लिया, वरना भूखा रहता है। और उसका जिम्मेदार कौन है? आलम के कहने पर उसके माथे पर बल पड़े। उसे पता था आलम क्या कहने वाला है। उसे जरूरत है तुम सबके एतमाद की, जो तुम उसे नहीं दे रहे हो। उसे यूनिवर्सिटी से निकाला जा चुका है और इस वक्त अकेला है। उसे तुम्हारी जरूरत है। साहिर उसके साथ है। साहिर उसका बाप नहीं है, उसीम तुम हो। आलम, माहिर मेरा बेटा है। मैं जानता हूँ इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएगा, लेकिन जब तक मैं बात की तह तक नहीं पहुँच जाता तब तक के लिए मेरी उससे दूरी ही ठीक है। मैं आरिफ के घर जा रहा हूँ, तुम दोनों में से कोई आ रहा है तो आ जाए। अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो बाहर चला गया और मुतसिम और आलम ने एक दूसरे की तरफ देखा और उठकर खुद भी बाहर चले गए। खाने की ट्रे थामे उसके कमरे में दाखिल हुई और ट्रे बेड के करीब रखकर माहिर को देखने लगी, जो बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। माहिर, खाना खा लो। भूख नहीं है बड़ी मामा। आयरा ने उसके बाजू उसकी आंखों से हटाया। उठो, खाना खाओ। इस तरह कमरे में बंद रहेगा, क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं करना चाहते। कैसे साबित करूं और किसको साबित करूं? सब मुझे कसूरवार ठहरा चुके हैं। इज़ा से मिलो। माहिर, इज्जत ना से कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जो उसे जानता होगा। इस रात क्या हुआ था? साहिल ने क्या हो सकता है ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया हो जो तुम्हारा या इज़ा का दुश्मन हो। उसके कहने पर माहिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस जहन के पर्दे पर एक चेहरा लहराया। यहाँ कमरे में बंद होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। माहिर प्लेट में खाना निकालकर उसे पहला नवाला उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे बाबा साईं आरिफ भाई के घर पर गए हैं। उसकी बात सुनकर माहिर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों? सच जानना। सच जानने। आयरा ने दूसरा नवाला उसको खिलाया। उसके हाथों से चंद नवाले जबरदस्ती खाकर उसे मजीद खाने से इनकार कर दिया। इस वक्त तो बस दिमाग इस बात में गुम हुआ था कि वहाँ क्या बात हो रही होगी। इज़ा उनसे क्या कहेगी? शायद साहब बताएगी कि उस रात आहर हुआ क्या था।